वेलकम टू आवर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। पहले के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जीके जीएस से रिलेटेड होंगे। अगला 15 से जो 20 क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। 70 को क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन को बनाए। अगर 70 में से जो भी बच्चा 50 के आसपास क्वेश्चन बना रहा है, इसका मतलब है इसको उसका जीके जीएस बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है, यानी प्रति इकाई ऊष्मा सबसे ज़्यादा क्या देता है। ऑप्शन देखते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट, पीट। ये सारे कोयले के नाम है और जान जाइएगा सबसे जो अच्छा होगा वही सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रोसाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट जो सबसे अच्छा कोयला होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर सबसे खराब बोलेगा तो सबसे खराब कोयला पीट होता है। कौन? पीट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का बात कर रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, जो सही है। विटामिन बी1 घाव को भरने में सहायक होता है, ये भी बात सही है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, यही बात गलत दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी एच राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रिज्म होता है उसमें प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो होता है वो होता है प्रकाश के प्रक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के प्रक्षेपण द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, आंखों का जो कौन सा भाग है पूछ रहा है, विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, परिताड़िका इसको बोलते हैं, परिताड़िका। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसकी अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा, डायलिसिस का जो विधि होता है मतलब किसके अक्रिय यानी काम नहीं करने पर प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वृक्क यानी किडनी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है ना बाबू, वो पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। किसका? पिक्नोमीटर किसके लिए किया जाता है बाबू? तो पिक्नोमीटर जो होता है ये घनत्व के लिए। किसके लिए बाबू? तो घनत्व के लिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्त यानी रक्त बहता है, इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जान जाइएगा, पोटास एलम का। किसका? पोटास एलम। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि औरक्ता किसकी कमी के कारण होता है। क्या बोल रहा है? औरक्ता के बारे में बात कर रहा है। तो औरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, फॉलिक एसिड। किसका? फॉलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है। बोल रहा है कौन सा पक्षी है जो पीछे को ओर उड़ता है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो गुंजन पक्षी। कौन? गुंजन पक्षी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्न में किसे अनुवंशिक का जनक कहा जाता है। तो अनुवंशिक का जनक किन्हें कहा जाता है बाबू? तो मेंडल को कहा जाता है। किनको? मेंडल को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है। बोल रहा है इसमें धातु दिया हुआ है इधर और इधर अयस्क दिया हुआ है। बोल रहा है कि मेल नहीं है, इसके बारे में दिया है। चलिए देखते हैं बाबू। दिया हुआ कि कॉल्वेराइट जो होता है सोना, ये तो ठीक है। मेलेकाइट तांबा, ये भी ठीक है। मेलेराइट यूरेनियम, यही बात गलत दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दहन कैसी प्रक्रिया है। किसके बारे में बात कर रहा है? दहन के बारे में। तो दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसा है बाबू? रासायनिक प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अभाषीय बल का उदाहरण। किस बल का बात कर रहा है यहाँ पे? अभाषीय बल का उदाहरण है, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिए, जो अपकेंद्रिक बल होता है ना, अपकेंद्रीय बल, वो आभासी बल का उदाहरण। तो राइट आंसर कौन? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे।
जो बौद्ध धर्म था समाज के दो वर्ग को जोड़कर अपना एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव छोड़ा था उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा स्त्रियां और शूद्र, कौन? स्त्रियां और शूद्र था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बताइए कि बौद्ध धर्म में 4 संगीत हुए थे। तो बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ पे संगीत कराया था और कब ईस्वी में कौन कौन राजा था उस समय, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो भी लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ करवा दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। किसके बारे में है? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण राजवंश पूछ रहा है, किस राजवंश के दौरान किया गया था। तो याद रखिएगा उस समय कौन वंश था? पल्लव वंश था। कौन था? पल्लव राजवंश। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था। जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा है वो खान पूछ रहा है, किस खान से मिला था। तो याद रखिएगा गोलकुंडा से। कहाँ से? गोलकुंडा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है। समकालीन मतलब बताओ उसी समय वो भी बादशाह था, इसी के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है इसमें कौन गलत है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ राणा सांगा अकबर, हमको तो यही गलत लग रहा है, तो इस तरह राइट आंसर यही हो जाएगा। इधर और देख लेते हैं, पृथ्वी चौहान मोहम्मद गोरी तो सही है, जुझार सिंह शाहजहां ये भी सही है, जसवंत सिंह औरंगजेब ये भी सही है। और यहाँ पे बोल रहा है कि मिलान जो गलत है, तो राणा सांगा जो दिया हुआ है वो अकबर के साथ दिया हुआ है, जो गलत है दोनों समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा किए गए सुधार का सही मेल कौन सा है। अकबर द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे, बोल रहा है कि कौन सा मेल सही है इसी के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं बाबू। दिया हुआ कि मजहर की घोषणा 1579 ये तो सही है। जजिया की समाप्ति 1564 ये भी सही है। तीर्थ यात्रा पर समाप्ति ये बात 62 में गलत दिया हुआ है। इबादत खाना की स्थापना 1582 ये भी बात गलत दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अब तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब किया था इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में, और इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध जैन विद्वान के बारे में पूछ रहा है कौन था। तो याद रखिएगा कौन था? हरिविजय सूरी। कौन? हरिविजय जो सूरी था वो अकबर उसको बहुत सम्मान करता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उसका सही क्रम बताना है। जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार कर रहे थे, अब बोल रहे कि व्यापार केंद्र कब कब केंद्र स्थापित किए थे उसका सही क्रम बताना है हम लोग को। चलिए अब हम लोग मिलाते हैं बाबू। पहले तो अंग्रेज जो थे पहले सूरत में, ठीक है, सूरत के बाद मद्रास, बम्बई, कोलकाता। देखिए तो सूरत मद्रास, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय पूछ रहा है कि शासक कौन था। तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। और नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था, यानी दिल्ली पर भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है। बोल रहा है कि इनका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था बाबू? मधुसूदन दत्त ने। कौन? मधुसूदन दत्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है। अब यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है, गांधी जी के बारे में बोला कि महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है। सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह दिया हुआ है और बोला है कि महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है। यहाँ कूट भाषा में हमको चुनना है। ठीक है, तो सत्य ये तो बात सही है। अहिंसा यानी अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ये भी बात सही है। धर्म नहीं था और सत्याग्रह भी नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद में सत्याग्रह का भी प्रयोग कर रहे थे लेकिन उनका महत्वपूर्ण शिक्षा में ये नहीं था। ठीक है, उनके बारे में सत्य बोलना था और अहिंसा नहीं करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन किस ईस्वी में किया है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये 1905 में। कब? 1905। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये बीपीएससी पूछ चुका हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो कोई भी देश हो जो उसका आर्थिक विकास है बाबू, उस प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का कार्य, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय अपेक्षा कैसी होती है। घटिया वस्तु के संबंध में बोल रहा है, जो मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे जो कर दिया हुआ है बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है संपत्ति कर नहीं लगाता है, आयकर निगम कर नहीं लगा। मनोरंजन कर जो है ये राज्य सरकार लगाती है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो भारत में जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है बाबू, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसा है, समाजवादी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सूर्य और ध्रुवीय वृत्त के देर तक चमकना। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है। कौन सा परिवार की बात कर रहा है, सौर परिवार से कौन सा संबंधित नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह तो है, धूमकेतु है, ग्रह भी है। यहाँ दिया निहारिका, निहारिका जो है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बृहदत्त ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा बृहत्तर ग्रेटर जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है बाबू, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उसका हिमाद्री है। क्या नाम है, हिमाद्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कौन सा घाटी की बात कर रहा है, कुल्लू घाटी बोल रहा है किसके बीच स्थित है। तो याद रखिएगा धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारे इंडियन जलवायु का बात कर रहा है, उनमें से किसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे मानसून दिया हुआ है तो पड़ता है, भूमध्य रेखीय ये भी पड़ता है, हिंद महासागर का अस्तित्व ये भी पड़ता है, महासागरीय जो धाराएं हैं इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है बाबू, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो याद रखिएगा यमुना को। किनको, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र का आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं बाबू, तो हम लोग प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। किसके बारे में कर रहा है, तो न्यायिक समीक्षा हम लोग किस देश से लिए हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हम लोग अमेरिका से लिए हैं। किसे, यूएसए से लिए हुए न्यायिक समीक्षा की धारणा। अगला क्वेश्चन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये कथन कौन बोला है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉस्की बोला था। कौन, लॉस्की। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेगा इसके बारे में दिया है। पढ़ते हैं सारा ऑप्शन। संसद के दोनों सदन के सदस्य, ये तो ठीक है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी जाते हैं। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य ये नहीं लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारण करने वाला साक्ष्य निकाय कौन सा है। तो याद रखिएगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम है निकाय है
वो कौन है इसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा वो तो संसद है। कौन? संसद। ठीक है, राइट आंसर कौन? और ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जो भी मामला होगा वो गृह मंत्रालय समझती है। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 167। ठीक है, 167 राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? यहाँ पे आयोग का बात कर रहा है और परिषद कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसका सुझाव जो है कौन सा आयोग दिया था बाबू? तो सरकारिया आयोग। कौन? सरकारिया आयोग। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? यूनो होता है, उसमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनके कार्यों का अवधि कितना होता है, तो कितना होता है बाबू? 2 वर्ष होता है। कितना? 2 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 है। कौन कौन से अस्थायी सदस्य हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा जो होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसके बारे में? जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में। कब? 1948। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीप भारत कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत। भारत जो है ये दक्षिण भारत इस तरह है, तो प्रायद्वीप मतलब होता है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ चीज को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हमारा इंडिया का जो दक्षिण भारत है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सिंचाई का जो अधिकतम प्रमुख जो साधन है बाबू वो तालाब है। क्या है? तालाब है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया हुआ है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए रहा। फिर दिया हुआ है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे कथन 2 तो सही है लेकिन कथन 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पे पैरा ओलंपिक का बात कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि केवल 2 सही है। ठीक है, हम लोग 24वां स्थान पर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को राज्य पशु व काली गर्दन वाली क्रेन ग्रेस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया हुआ है? तो याद रखिएगा कौन किया हुआ है? लद्दाख किया है। कौन? लद्दाख। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में है। यहाँ पे दिया गीता पिरामल, उनका पुस्तक है राहुल बजाज एंड एक्स ट्राऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर दिया अभिनव चंद्रचूड़ शोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स, ये भी सही है। फिर दिया हुआ है यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों जो किताब है इन्हीं तीनों लेखक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? ठीक है, महिला खिलाड़ी बनी है, तो कौन है बाबू? तो याद रखिएगा झूलन गोस्वामी। कौन? झूलन गोस्वामी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है बाबू? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फील्ड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा कहाँ किया गया है बाबू? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर दिया हुआ कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला है ये गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? बिम्स्टेक का बात कर रहा है, अब बोल रहा है कि 2022 में सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
तो कौन, श्रीलंका किया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में हम लोग 136वें स्थान पर थे, ठीक है। टॉप पर कौन था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। दिया हुआ है कि रुपिया बंदा, अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक, जो गलत है। फिर दिया हुआ है आपको सुश्री कुमुदबेन जोशी, आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल, यही सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। तो माउंट मणिपुर बाबू माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यू के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किसको किया गया है जेसीबी पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया है, इसी के बारे में है। तो बाबू एम मुकुंद को, किन, एम मुकुंदम को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। किसके बारे में, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, 2021 वाला, ठीक है। तो कौन सा सही है पूछ रहा है, पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में यूएसए प्रथम स्थान पर रहा था, सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 था, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जूनियर हॉकी के बारे में पूछ रहे दिए कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये तो सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप जीत लिया है, ये भी बात सही है, ठीक है। यानी जो जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ था वो अर्जेंटीना जीता था जर्मनी को हराकर, हुआ कहाँ था, उड़ीसा भुवनेश्वर में। दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है। तो कहाँ से है बाबू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल से हैं। कहाँ से है, पुर्तगाल से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है। तो बाबू इनका लेखक है रचना बिष्ट रावत। कौन, रचना बिष्ट रावत। राइट आंसर ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।